चलो, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना एल्वियोलाई, तक कंप्लीट पढ़ लिए थे। एल्वियोलाई में हमने क्या पढ़े थे कि एल्वियोलाई की जो नंबर होती है इन बोथ लंग्स अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन होते हैं। मैंने एल्वियोलाई के लिए बताया था कि एल्वियोलाई क्या होते हैं, थीन होते हैं, इरेगुलर होते हैं एंड वैस्कुलराइज्ड होते हैं। थीन, इरेगुलर एंड वैस्कुलराइज्ड क्यों बोलते हैं? जब हम एल्वियोलाई को देखते हैं ना, तो ये थीन, इरेगुलर और वैस्कुलराइज क्यों होते हैं? इधर इधर इन तीनों के लिए अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। इधर थीन, इरेगुलर, वैस्कुलराइज्ड। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलस होते हैं, इसके वाल होते हैं। ये जो वाल होते हैं ये क्या होते हैं बताना? ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं क्या? और वाइट, जो भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, येलो, एग्जैक्टली येलो, येलो भी लिखे ही है बट मैंने वाइट बोल दिया, ठीक है। और जो भी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के जो बने होते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिक इन नेचर होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं क्या? यस, वो इलास्टिक एंड इलास्टिक इन नेचर और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एल्वियोलस क्या होते हैं? एल्वियोलस ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं क्या? बिल्कुल। तो इसके इलास्टिक इन नेचर को मेंटेन करते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। अब मैंने ये बताया था कि इस पे क्या होते हैं कि दो टाइप्स के सेल्स इस पर लाइन होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से? एक तो होते हैं न्यूमोसाइट 1 या टाइप 1 न्यूमोसाइट, यही ना? टाइप 1 न्यूमोसाइट के लिए मैंने बताया था, इधर ध्यान देना, जो ये टाइप 1 न्यूमोसाइट है, न्यूमोसाइट 1, मैंने क्या ये बताया था कि न्यूमोसाइट 1 ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, है ना? ये बताया था कि ये क्या किससे मिलकर बने होते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने हैं, तो ये कैसे होंगे ये सेल्स बताना? क्या ये फ्लैट फ्लैट होते हैं क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल? यस और नो? होते हैं, फ्लैट होते हैं। दूसरी मैंने बताया था कि इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन सा? न्यूमोसाइट 2, ठीक है। और न्यूमोसाइट्स 2 ये किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं बताना? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। और क्यूब लाइक होंगे तो ये फ्लैट सेल्स के बीच में अगर क्यूब लाइक सेल्स होंगे तो इस कंप्लीट एल्वियोलस की सरफेस कैसे हो जाएंगे? इरेगुलर हो जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है। तो थीन तो होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल लाइन होते हैं तो थीन होते हैं। इरेगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि फ्लैट सेल्स के बीच में क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इरेगुलर होते हैं। एंड वैस्कुलराइज्ड होते हैं। वैस्कुलराइज्ड क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे इसको लाइंड करता है, कौन सा? ब्लड कैपिलरीज लाइन करते हैं क्या? ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज लाइन कर रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? ये वैस्कुलराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। थीन, इरेगुलर एंड वैस्कुलराइज्ड होते हैं। फिर हमने इसमें ये पढ़े थे, जो न्यूमोसाइट 1 होते हैं इसकी फंक्शंस क्या होती हैं? ये डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज में हेल्प करते हैं, मतलब कि ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेज करेंगे, इसके थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होंगे। जबकि टाइप 2 के लिए मैंने बताया था कि टाइप 2 ये एक टाइप्स के केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लैसिथिन बोलते हैं, ये सुनो, ठीक है, लेसिथिन बोलते हैं। और लेसिथिन ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ये क्या करता है? ये रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को, ये
रिड्यूस करते हैं। ये क्योंकि क्या होता है ना कि अगर इस तरह से कोई सरफेस है तो इस पर सरफेस टेंशन ज़्यादा लगेगा, तो उस सरफेस टेंशन्स को रिड्यूस करने वाले जो कंपाउंड्स और केमिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सरफेक्टेंट। और ये क्योंकि ये सरफेक्टेंट है तो इसके सरफेस टेंशन्स को रिड्यूस करते हैं, और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है जिससे ये क्या होते हैं, ये इफिशिएंटली गैसेज को एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, यानी इसके सरफेस पर ये कंप्लीटली फॉस्फोलिपिड्स को सीक्रेट करेंगे, लाइसेथिन को, और ये लाइसेथिन क्या करेगा, इसको इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा जिससे इजीली और इफिशिएंटली गैसेस की एक्सचेंज होंगे। ये चीज़ें हमने पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमें पढ़नी है एनाटॉमी ऑफ थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक कैविटी के लिए क्या बताया था मैंने कि थोरेसिक रीजन्स में जो हाँ जो थोरेसिक रीजन्स में जो कैविटी प्रेजेंट होते हैं वही थोरेसिक चैम्बर होते हैं, है ना। अब जो थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक कैविटी होते हैं ये एयर टाइट चैम्बर होते हैं। एयर टाइट क्यों? अगर तुम क्या कर देते हो, अगर किसी के ना लंग्स में या थोरेसिक चैम्बर्स में अगर किसी तरह से वहाँ पे पोर्स हो जाते हैं, सीजर हो जाता है, सीज हो जाती है, तो क्या होता है, वो एफिशिएंटली वो ब्रीदिंग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसमें डिफिकल्टीज होती है। तो इसलिए हमारी या जितने मैमल्स में जिसमें प्रेजेंट होते हैं लंग्स, जो जिसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो थोरेसिक कैविटी होती हैं ये एयर टाइट देखने को मिलती है, एयर टाइट होते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी। अच्छा हाँ, उस दिन बोला था ना कि एक तुमने लाइन पूछा था उसमें कुछ जो नहीं समझ में आ रहा था वो अभी समझ में आएगा, अभी जब बताएंगे तो वो अभी नहीं समझ में आएगा। एनाटॉमी ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर अभी मैंने क्या बताया, एनाटॉमिकली क्या होता है, ये एयर टाइट चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होते हैं। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होते हैं। और जो थोरेसिक कैविटी को कवर करते हैं, थोरेसिक कैविटी को जो कवर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी को थोरेसिक केज बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। कवरिंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये थोरेसिक केज। अच्छा, थोरेसिक केज को कौन कौन सा बनाते हैं अभी हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान रखेंगे, जो इसकी कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी मेक्स कैसा एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है, तो ये फॉर्म करते हैं थोरेसिक केज की फॉर्मेशन करते हैं। केज समझ में आता है ना, केज। ठीक है, अब ये थोरेसिक केज को कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर से जो फॉर्म करते हैं, या थोरेसिक केज या थोरेसिक चैम्बर, केज और चैम्बर में कौन कौन से ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो इसमें चेंजेस लाते हैं। जैसे कि एंटेरियर सरफेस, हाँ, इसके थोरेसिक चैम्बर के कौन कौन सा देखने को मिलता है, एंटेरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, डॉर्सल, वेंट्रल सरफेस एंड लैटरल सरफेस। ये कंप्लीटली एक थोरेसिक चैम्बर और थोरेसिक केज की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एंटेरियर सरफेस, एंटेरियर, ये क्या हमारे ये एंटेरियर सरफेस होगा, इस थोरेसिक चैम्बर्स का ये एंटेरियर होगा। पोस्टीरियर क्या होगा, ये होगा डायफ्राम। एंटेरियर में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इधर इस थोरेसिक चैम्बर्स की, थोरेसिक केज के एंटेरियर सरफेस क्या होगा, क्लैविकल बोन्स होगा, यहाँ पे क्लैविकल बोन्स है। ठीक है, और क्लैविकल बोन्स के साथ साथ ये नेक रीजन। ठीक है, ये क्या करेंगे, एंटेरियर सरफेस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर पोस्टीरियर सरफेस, डायफ्राम, पोस्टीरियर सरफेस में डायफ्राम है। फिर डॉर्सल में क्या प्रेजेंट होंगे, वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, ये रिब्स भी तो प्रेजेंट है। फिर तुम्हारे
डॉर्सल के साथ साथ वेंट्रल, तो वेंट्रल में क्या प्रेजेंट है, बीच में एस्टर्नम और साइड में रिब्स, साइड में रिब्स। एंड लेटरल सर्फेस में क्या प्रेजेंट होंगे, वल्नी और वल्नी रिब्स प्रेजेंट होंगे। अब यदि इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो यही क्या करेंगे, ये लंग्स वॉल्यूम, जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स में उसमें चेंजेस लाएंगे या थोरेसिक चैम्बर्स में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा अभी मैंने बोला बताना, ऐसे नहीं सीक्वेंस में याद करना। एंटीरियर सरफेस, हाँ मैं बता रहा हूँ, एंटीरियर सरफेस, ठीक है। दूसरा कौन सा, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, फिर डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, फिर वेंट्रल सरफेस, ठीक है, वेंट्रल सरफेस, एंड लास्ट लैटरल सरफेस। क्या यही सारे के सारे ये मिलकर एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल एंड लैटरल, क्या यही मिलकर ये थोरेसिक चैम्बर्स की फॉर्मेशन करेंगे क्या, और इसमें कोई भी अगर चेंजेस होगा तो यही क्या करेंगे, थोरेसिक चैम्बर्स में चेंजेस लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंजेस में और चैम्बर्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब अभी इधर सुन लो पहले, ठीक है। अब एंटीरियर सरफेस की में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होती है तुम्हारे क्लैविकल, क्लैविकल बोन्स, इसके अलावा नेक, ये सुनो, ठीक है, क्लेविकल बोन्स। और क्लेविकल बोन्स की नंबर कितनी होती है, दो, एक और दो, तो ये भी याद रखना कि कितने यहाँ पे क्लेविकल बोन्स होंगे। क्लेविकल बोन्स को कुछ और भी नाम होता है क्या, पता है और क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोगों में दिखाई देता है और जिसमें दिखाई देता है ब्यूटी बोन्स बोलते हैं। हाँ, बेसिकली ये गर्ल्स और फीमेल्स के लिए यूज करी जाती है ब्यूटी बोन्स, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होंगे बताओ, एंटीरियर पोस्टीरियर में डायफ्राम, ठीक है, क्या आएंगे इसमें, डायफ्राम। फिर डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल यानी पीछे, डॉर्सल मीन्स पीछे, इसमें क्या आएंगे, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम प्लस रिब्स। फिर वेंट्रल सरफेस में क्या आएंगे बताओ, वेंट्रल सरफेस में स्टर्नम, बीच में स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम प्लस रिब्स। लैटरल सरफेस में क्या आएंगे, रिब्स, ठीक है, रिब्स वल्ले, क्या, हाँ केवल और केवल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिब्स प्रेजेंट होंगे। एंटीरियर अपर, पोस्टीरियर नीचे, डॉर्सल पीछे, एंटीरियर फ्रंट में, ठीक है, लैटरल साइड में, ये चीज याद रखेंगे। और यही क्या फॉर्म करेंगे, ये थोरेसिक चैम्बर्स की फॉर्मेशन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर तो। अच्छा, किस कौन कौन से इसमें पोर्शंस में कौन कौन से सरफेस पर चेंजेस होगा या कौन कौन से रीजन में चेंजेस होंगे जो थोरेसिक वॉल्यूम में चेंजेस लाएंगे बताना। क्या इधर इधर क्या डायफ्राम में चेंजेस देखने को मिलते हैं क्या, ठीक है, एस्टर्नम में, ठीक है, और रिब्स में देखने को मिलेंगे। तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, जो एनसीईआरटी का पॉइंट दिया ना वही लिखना कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर, लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomically airtight
chamber, which is anatomically airtight chamber. Next point, मैंने इससे पहले डायफ्राम बताया था क्या? नहीं बताया था? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग in the anatomical setup of lung in the thorax is such that any changes in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पल्मोनरी कैविटी will be reflected in the lung, ब्रैकेट में पल्मोनरी कैविटी. ठीक है. अगर मतलब कि इसमें किसी तरह का चेंजेस होगा तो वो चेंजेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे? लंग्स पर देखने को मिलेगा. हाँ, ब्रैकेट में पल्मोनरी कैविटी. ठीक है, अब समझ में आया कि वो लाइन क्या है. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लेना, सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग as we cannot directly alter the pulmonary volume. ठीक है. अगर ये हो गया होगा तो बताओ. हो गया? चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें ब्रीदिंग मसल्स कौन कौन से हैं जो ब्रीदिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. मसल्स ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, तो कौन कौन से मसल्स हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं? मसल्स ऑफ ब्रीदिंग. तो याद रखना, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग में दो मसल्स आते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. एक तो होते हैं डायफ्राम, और दूसरे मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल्स मसल्स क्या होते हैं, या इंटरकोस्टल्स स्पेस क्या होती है? पहले ये देख लेना यहाँ पे, एक मिनट में बताइएगा. ठीक है, दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में. एक तो हम पढ़ते हैं कि डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम. और दूसरा जो मसल्स होते हैं ये होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. हाँ, जो रिब्स को ज्वाइन करता है, दोनों मतलब जितने रिब्स को कनेक्ट करने होते हैं वो जो मसल्स कनेक्ट करते हैं उसी मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं. डॉर्सली कंप्लीट होते हैं या वेंट्रली कंप्लीट होते हैं? इनकम्प्लीट. कुछ नीचे का जो रिब्स होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होते हैं. हाँ, ठीक है, वो इनकम्प्लीट होते हैं. बाकी सारे के सारे रिब्स ये कंप्लीट होते हैं. सारे रिब्स पे प्रेजेंट हों. ठीक है, आप पहले तो सुन लो. डायफ्राम के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, फ्रेनिक. डायफ्राम के लिए एक टर्म यूज करते हैं, फ्रेनिक. जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स या कुछ ऐसे चीज के लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं ना. जैसे कि लंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं. हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं? कार्डियक यूज करते हैं. ठीक इसी तरह से किडनी के लिए क्या यूज करते हैं? रेनल यूज करते हैं. और लीवर के लिए क्या यूज करते हैं? हिपेटिक. है ना. ये टर्म याद ही रखना. जैसे कि
लंग्स के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? पल्मनरी। ठीक है। हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं? कार्डियक। किडनी के लिए क्या यूज करते हैं? रेनल। ठीक है। और लीवर, यस, लीवर के लिए हिपैटिक। और अभी जैसे मैंने बोला डायफ्राम, फ्रेनिक। ठीक है। ये जो देखते हो डायफ्राम, तो डायफ्राम किस शेप में दिखाई देते हैं? डॉम शेप में दिखाई देते हैं। डॉम शेप में प्रेजेंट होते हैं। डॉम शेप ये मस्कुलर सेप्टम होते हैं। सेप्टम जो डिवाइड करते हैं दो अलग अलग, हाँ, जो दोनों अलग अलग चैम्बर्स कैविटी को ये डिवाइड करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? डॉम शेप्ड मस्कुलर सेप्टम होते हैं। दूसरी चीजें, ये जो मेन मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यही होते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के लिए बताया कि प्रिंसिपल ब्रीदिंग मसल्स होते हैं। प्रिंसिपल जो मेन ब्रीदिंग मसल्स होते हैं। किसका? शॉर्टर होते हैं, नहीं ना, उसके पीछे का रीजन वो होता है कि इस साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? लिवर, लिवर प्रेजेंट होते हैं, लिवर, लिवर, हाँ, ठीक है, लिवर प्रेजेंट होते हैं इसलिए शायद ये पॉइंट लिखे भी थे। ठीक है। दूसरी चीजें जो 70, हाँ, मतलब कि मैंने बोला कि प्रिंसिपल मसल्स ऑफ ब्रीदिंग होती है, तो मैक्सिमम जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी 70% इसी मसल्स का यूज होते हैं ब्रीदिंग में। 70% रोल होती है इसके ब्रीदिंग में। अच्छा, ये किस में प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम? तो ये डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल मैमल्स है क्या? नहीं, नहीं, ठीक है, हाँ, उसमें 4 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, एंड क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है, इसका फंक्शंस क्या होता है? तो ये वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है पहले ये देख लो, फिर आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे और कुछ वहां पे पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। कैसे होता है बताना? डॉम, डॉम, यस, डॉम शेप्ड क्या होते हैं ये? मस्क्यूलर सेप्टम। ठीक है, डॉम शेप मस्कुलर सेप्टम। सेपिटम होता है ना, ये होता है ना? हाँ, ओके ओके, पहले वाला सही था, सेप्टम। और प्रिंसिपल ब्रीदिंग मसल्स होते हैं। इसका 70% रोल होता है इन ब्रीदिंग में। हाँ, प्रिंसिपल मसल्स है तो इसका ज़्यादा रोल होगा। ठीक है। किस में प्रेजेंट होते हैं बताना? तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं बताना? प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है, एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है। और क्रोकोडाइल होते क्या है? रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है। क्रोकोडाइल्स ये रेप्टाइल्स होते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो वेंटिलेशन में, ठीक है, हेल्प, हेल्प्स इन, अच्छा ना, हेल्प की जगह पर कहीं ना कहीं ना ये भी लिखा होगा एड्स इन वेंटिलेशन, ये भी दिया रहेगा, ध्यान से। समझ में आया? अब तुम देखते हो इस मसल्स के स्ट्रक्चर्स को, तो
ऐसे प्रेजेंट होते हैं क्या? डॉर्म शिप स्ट्रक्चर्स यही है क्या? अच्छा, डॉर्म शिप स्ट्रक्चर्स कब दिखाई देते हैं? इन रेस्टिंग कंडीशन में या यस, ये कब दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं तुमको रेस्टिंग कंडीशन में दिखाई देते हैं डॉर्म शिप स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसके बीच में ना, इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोर और स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरेनिक हाइटस बोलते हैं, फेरेनिक हाइटस। ठीक है, ये क्या है? ये है फेरेनिक हाइटस। अच्छा, ये फेरेनिक हाइटस क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इसी के थ्रू जो ओसोफेगस होते हैं ये स्टमक में जाते हैं। और ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है, तो वो एक स्पेस होना चाहिए जहां से वो ओसोफेगस ये निकले, है ना? तो ये स्पेस जो प्रेजेंट होता है, इसी स्पेस के थ्रू ओसोफेगस या नर्व या ब्लड वेसल्स ये इससे पास आउट करते हैं। हाँ, समझ में आया? इधर इधर समझ में आया? ठीक है, तो यानी जो लोअर ब्लड वेसल्स है, लोअर ब्लड वेसल्स है, इसी के थ्रू पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये फेरेनिक हाइटस क्या करता है? इसके थ्रू क्या क्या मतलब कि निकलते हैं? ओसोफेगस, यही ना, ओसोफेगस, फ्रेनिक नर्व, जो यहाँ से नर्व क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं, फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व यहां से निकलेंगे, फ्रेनिक नर्व, और क्या बताना? ब्लड वेसल्स ऑफ लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, इस फ्रेनिक रीजन से जो मसल्स एराइज होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल मसल्स। इससे जो मसल्स एराइज होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल मसल्स। यहां से ये जो जैसे कि ये 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 ठीक है, तो ये मसल्स कौन सा होते हैं? ये रेडियल मसल्स होते हैं। ये कौन सा मसल्स होते हैं? ये होते हैं रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स। ठीक है, इतना ये तो हमें पता ही है कि इस डायफ्राम के नीचे का जो चैम्बर होगा इसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल चैम्बर। और जो इसके ऊपर का होगा ये क्या होंगे? थोरेसिक ठीक है, थोरेसिक कैविटी। अब इस रेडियल मसल्स में जो चेंजेस होती है यही कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कॉज करते हैं। जैसे कि रेडियल मसल्स में क्या होगा, अगर यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा तो अगर रेडियल मसल्स में अगर कंट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएंगे, फ्लैट होंगे। एंड जब ये रिलैक्स होगा डायफ्राम, यदि ये रेडियल मसल्स रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे डॉम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रेडियल मसल्स में होता क्या? यहाँ पे इस रेडियल मसल्स में होता क्या है? इस रेडियल मसल्स में यहां पे होते हैं क्या? कंट्रैक्शन। अगर ये कंट्रैक्शन होगा तो क्या कॉज करेगा बताना? कि डायफ्राम क्या हो जाएंगे? नहीं, कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम फ्लैटेंड होंगे। ठीक है, फ्लैटेंड होंगे। अगर इसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन। ठीक है,
अगर रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, डायफ्राम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डॉम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, डॉम शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये फ्लैटेंड होंगे तो वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में वॉल्यूम चेंज होंगे, डॉर्सल टू वेंटर होगा या एंटेरियर टू पोस्टीरियर होगा, यस, यही चीज है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेम्बर ये इंक्रीज होंगे किस डायरेक्शन में, एंटेरियर टू पोस्टीरियर, एंटेरियर टू पोस्टीरियर ये चेंज होंगे, एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस बोल सकते हो, ये चेंज होंगे, ठीक है। किसमें क्या होगा, स्वतंत्र समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, डायफ्राम, डायफ्राम क्या हुआ, ये इसमें रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, रेडियल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहले रिलैक्स कंडीशन में क्या था, फ्लैट एंड, जब ये कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यानी ये फ्लैट होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई रबड़ है, ये इस तरह से ये शेप क्या हो जाएगा, यू शेप में, सपोज मान लो यू शेप में, यदि उसको खींचोगे तो फ्लैट होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगा, चेंज क्या होगा, इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होगा अगर इस तरह से खींचोगे तो क्या होगा, इसके इस डायरेक्शन में वॉल्यूम चेंज होगा, इधर इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है, एंटेरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन है क्या, तो एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस में यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होंगे, क्या होगा वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हाँ कैसे, मतलब कि कैसे होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर कैसे होगा, मैंने बोला है कि ये सपोज मान लो ना ये रबर है, ठीक है, यहाँ पे है भी ये, ठीक है, ये एक रबर है, ठीक है, ये इस शेप में रिलैक्स में है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे, अगर ऐसे होंगे तो इसमें वॉल्यूम जो यहाँ पे जो भी ये स्ट्रक्चर्स था, तो वॉल्यूम में किस किस एक्सिस पर चेंज होगा, क्या ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर होगा या या एंटीरियर टू पोस्टीरियर होगा या डॉर्सल टू वेंट्रल होगा, ऑफ कोर्स यदि हम ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर में होगा, डॉर्सल टू वेंट्रल कैसे होगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी इसमें चेंजेज होंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ये क्या होंगे बताना, इंक्रीज होंगे, और ये किस डायरेक्शन में किस एक्सिस में ये होंगे, किस एक्सिस में होंगे, इन दी एंटेरियर टू पोस्टेरियर एक्सिस, ठीक है, एंटेरियर टू पोस्टेरियर एक्सिस में होंगे, तो ये चीजें होंगे, डायफ्राम में चेंजेस होगा, तो यहाँ पे अब आ जाओ कि तुम्हारे ये इंटरकोस्टल मसल्स में यहाँ पे जो है नहीं नहीं पहले एक बार समझ लो इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स भी ये ब्रीदिंग मसल्स होते हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स होते क्या है पहले यहाँ पे देख लो, स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है, ये है स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम, और हमें पता है कि स्टर्नम से क्या इससे यानी वेंट्रल साइड में इससे क्या ज्वाइन रहते हैं, इससे ज्वाइन रहते हैं, अरे रिब्स, रिब्स आकर इसे ज्वाइन करता है, तो रिब्स यहाँ पे ध्यान देना, रिब्स, ठीक है, पूरे रिब्स तो इस तरह से बन नहीं पाएंगे, इसको थोड़ी सी
ये टिप्स है। मैंने बोला था इंटरकोस्टल्स मसल्स। पहले इंटरकोस्टल स्पेस क्या होते हैं? तो जो स्पेस बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल्स स्पेस। ये इस बिटवीन दी, ये दो रिब्स के बीच में यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बताना? इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकोस्टल्स, हाँ, कोस्टल में से रिब, कोस्टल का मतलब आप समझ लेना यहाँ पे रिब्स, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, कोस्टल मीन्स रिब, समझ में? तो बिटवीन दी रिब्स जो स्पेस प्रेजेंट होंगे इंटरकोस्टल स्पेस होंगे, और इस रिब्स को जो मसल्स ज्वाइन करेंगे एक रिब्स को दूसरे रिब्स से, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल्स मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल्स मसल्स भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि ये एक मसल्स है, ठीक है, ठीक है, ये एक मसल्स है। दूसरी मसल्स यहाँ पे देखने को मिलता है ये, ठीक है, दो टाइप के मसल तुमको देखने को मिला। और अब ये जो मसल्स प्रेजेंट है ना, ये मसल्स, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या है? ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरी जो मसल्स प्रेजेंट है ना, उसके लिए बोलते हैं इंटर हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, नहीं इंटर नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल, एक मिनट रुक जाना, ये कोस्टल मसल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या, सपोज ये मान लो ये रिब्स है, इन दोनों के बीच में अगर इस तरह से मसल्स प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं इस तरह से, इसे हम बोलते हैं कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, या ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, पीछे से प्रेजेंट है, पीछे से, ऐसे नहीं, ऐसे, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पीछे। ठीक है, और अगर ऐसे प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, इन दोनों के साइज सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा? सिमिलर होगा। ये ऊपर से तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और पीछे से प्रेजेंट है इंटरनल। इसमें जो चेंजेस होते हैं यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, जैसे कि रिब केज में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, यदि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अगर चेंजेस हो रही है तो इससे क्या कॉज करते हैं? अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इधर यदि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक चैम्बर्स की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। क्या होगा? मतलब वॉल्यूम ऑफ द लंग्स या थोरेसिक चैम्बर्स का उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंस्पायरेशन होगा या एक्सपायरेशन होगा? इंस्पायरेशन होगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल इंटर, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। जब यदि ये क्या होगा,
ये अगर कांटेक्ट करेगा तो बाहर की तरफ में आएगा, ठीक है। अगर ये कांटेक्ट करेगा तो बाहर की तरफ में आएगा, ठीक है। यदि ये बाहर की तरफ में आएगा तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स क्या होगा, इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होंगे तो क्या होगा यहाँ पे, इंस्पायरेशन। अगर यही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अगर उसमें क्या हो रही है, अगर नहीं, अगर इसमें अगर कंट्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, इन साइड में आएंगे। अगर इन साइड में आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दी लंग्स क्या होगा, डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपीरेशन होगा। समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आया कैसे चल रही है। तो इसको सिंपली से, बहुत सिंपली से इसको याद ऐसे कर लेना कि, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, कि इसको क्या बोलते हैं ना, आई आई इंटरनल इंटर, ज्यादा अच्छा उसको छोटा कर दे रहा है, आई आई सी एम। हाँ कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। इसको हम ई आई सी एम बोलते हैं, समझ में आया? अच्छा इसको छोटा करना है, ठीक है। ये पूरा को इतने में ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर इसमें क्या हो बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स में क्या हो, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। ये क्या करे, ये कॉन्ट्रैक्ट करे, यहाँ पे अगर क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या कॉज करेगा बताना, ये इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन होता है यहाँ पे। और इंस्पिरेशन कब होगा, कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक पहले ना ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। यदि इसमें कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली लंग्स भी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, ये इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंस्पिरेशन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या होगा, कंट्रैक्शन। अच्छा ये इन साइड में कंट्रैक्शन होगा या आउटसाइड में होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये इन साइड में आएंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इन साइड में आएंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यदि इसमें अगर कंट्रैक्शन होगा तो आउटसाइड की तरफ में जाएंगे। हाँ यदि ये इन साइड की तरफ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा बताना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ये यस, यहाँ पे क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। अब उतार सकते हैं, ठीक है, यहां से
तो क्या डायफ्राम वनली और वनली ये ब्रीदिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं क्या? वेंटिलेशन में ही इन्वॉल्व होता है क्या ये डायफ्राम? इसके अलावा और भी किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्या? तो डायफ्राम इसके अलावा, ब्रीदिंग के अलावा और भी कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मिक्चुरेशन, पासिंग आउट ऑफ द यूरिन्स में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड डिफिकेशन यानी इजेशन प्रोसेस में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम में भी, मतलब ये जो तीनों प्रोसेस बोले, इसमें भी डायफ्राम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ है। अभी देखिए, हम यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए बताया, मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग में बताया कि नॉर्मल ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग और तुमको फोर्सफुली ब्रीदिंग दोनों देखने को मिलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग को और हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग एब्डोमिनल कैविटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और नॉर्मल ब्रीदिंग को एक और नाम देते हैं, यूफोनिया भी नाम देते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में 2 मसल्स इन्वॉल्व होती है, और 2 मसल्स में से कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है? एक तो डायफ्राम, दूसरा कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में 2 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम में जो चेंजेज होते हैं, वो चेंजेज वो एंटेरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस में होते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जो चेंजेज होती हैं वो डॉर्सल टू वेंट्रल एक्सिस पे होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन देखते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस होते हैं, एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस होते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो उसकी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन ये 2 सेकेंड्स की होती है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है? 3 सेकेंड। तो अगर तुम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट निकालते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट स्टार्ट कर दिए, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट अगर निकालते हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तुम खुद से लिख लिए हैं ना उसको, ठीक है, वो नोट्स में लिखिए लेना। अब आ जाओ कि नॉर्मल ब्रीदिंग में होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में चेंजेस कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? एक तो वो कंट्रैक्शन इन डायफ्राम, और दूसरा कहाँ पे? वो कंट्रैक्शन इन इन ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में अगर नॉर्मल इंस्पायरेशन देख रहे हो, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में कंट्रैक्शन इन किस में होगा बताना? डायफ्राम। ठीक है, कंट्रैक्शन इन डायफ्राम होंगे। अच्छा ना, मैं तुम ना लिखना ना, तो पहले लिख लेना ये नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होगा चेंजेस, फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन है, क्योंकि तुम्हारे में उतनी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड, दूसरा मसल्स कौन सा है यहाँ पे? तो कंट्रैक्शन किस में होगा? कंट्रैक्शन इन किस में होगा? इन, अरे बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स। ठीक है, ये कंट्रैक्शन इन डायफ्राम होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कंट्रैक्शन इन डायफ्राम होगा तो क्या होगा? डायफ्राम फ्लैटेड होंगे, डायफ्राम क्या होगा? फ्लैटेड होंगे। यहाँ पे ये क्या होगा? डायफ्राम